नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीणा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड में हम विश्व के संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्विस संविधान यानी स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, उसकी विशेषताएं और उसमें बहुल कार्यपालिका व प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्विट्ज़रलैंड में संघीय कार्यपालिका या संघीय परिषद भी कहते हैं जिसे, यानी फेडरल एग्जीक्यूटिव या फेडरल काउंसिल के ऊपर है। इसमें हम वहाँ की संघीय कार्यपालिका का गठन, कार्यकाल, विभाग, उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं, इन चीज़ों के संबंध में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद यानी फेडरल एग्जीक्यूटिव या काउंसिल, या वहाँ की भाषा में जिसे बुंडेसराट, इसको ध्यान से थोड़ा सा नोट कीजिएगा, वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, बुंडेसराट, एक असाधारण व विचित्र संस्था है जिसे विशिष्ट अर्थ में स्विस कहा जा सकता है। देखने में इसके कुछ लक्षण ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से, तो बहुत से इसके जो लक्षण है वो अमेरिका की जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है उससे मिलते हैं। यानी इसमें ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था और अमेरिका की अध्यक्षीय व्यवस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं। किंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों से मूलतः क्या है, भिन्न है। इसका उदाहरण विश्व की किसी अन्य शासन व्यवस्था में नहीं मिलता, बिल्कुल अलग है। ऐसी किसी भी देश में शासन व्यवस्था में ऐसी कार्यपालिका नहीं दिखाई देती। इसका रूप बहुल है क्योंकि इसका एक अध्यक्ष नहीं, सभी राष्ट्रपति समान हैं। क्योंकि स्विस गणतंत्रवादी किसी भी राजा या प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाकर उसका अधिनायकवाद स्थापित नहीं करना चाहते थे, और यह कहा जा सकता है कि विश्व के किसी अन्य देश की कार्यपालिका व्यवस्था इतने ध्यान के आकर्षण का पात्र नहीं है जितनी स्विट्ज़रलैंड की है। यह हम पहले भी देख चुके हैं, जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी तब हमने देखा था कि स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है। किसी भी देश में इस तरह की बहुल कार्यपालिका दिखाई नहीं देती, यानी इसका कोई एक अध्यक्ष नहीं होता। जैसे भारत में एक अध्यक्ष है कि हम राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रपति को मानते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में वहाँ पर सम्राट है। तो यहाँ के जो लोग थे वो किसी एक को अध्यक्ष बनाकर अधिनायकवादी या तानाशाही शासन स्थापित नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर बहुल कार्यपालिका की स्थापना की गई। फ्रांस में संसदीय व अध्यक्षीय व्यवस्थाओं के मिश्रण ने दोनों ही गुणों को लिया लेकिन अवगुणों को त्यागा। स्विट्ज़रलैंड का जो नमूना है वो फ्रांस से भी आगे निकलकर बिल्कुल ही अलग है। देखो, फ्रांस की यदि हम शासन व्यवस्था देखते तो उसमें हम देखते कि उसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षण मिलते हैं और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षण मिलते हैं। इसीलिए फ्रांस में अर्ध अध्यक्षीय शासन कहा जाता है, यानी न तो पूर्णतः अध्यक्षीय न ही पूर्णतः संसदीय है। स्विट्ज़रलैंड जो है उसका नमूना बिल्कुल ही अलग है विश्व के अन्य देशों की तुलना में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये जो स्विस कार्यपालिका है यानी स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय कार्यपालिका, उसके गठन के संबंध में। ये जो संघीय परिषद है इसमें कुल 7 सदस्यगण हैं जिन्हें संघीय संसद अपने संयुक्त अधिवेशन में 4 वर्षों को चुनती है। यानी इसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें 4 वर्षों के लिए 7 सदस्य चुने जाते हैं। इनमें वरिष्ठता क्रम को ध्यान में रखते हुए एक सदस्य को 1 वर्ष के लिए परिसंघ का राष्ट्रपति और उससे जो कम वरिष्ठ होता है उसको 1 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्थिति मात्र औपचारिकता है क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो एक व्यक्ति ही कर सकता है, जैसे किसी विशेष अवसर पर ध्वजारोहण करना, कोई भी विदेशी अतिथि है आता है तो उसका स्वागत करना, या कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा करना आदि। बाकी शक्तियों के हिसाब से सातों के सातों क्या है, समान है। केवल कुछ औपचारिक कार्य करने के लिए कई बार हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो वरिष्ठ होता है उसको 1 साल के लिए राष्ट्रपति और जो उससे कम वरिष्ठ होता है उसको 1 साल के लिए उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है।
संघीय सभा अपने सदस्यों में से ही इन मंत्रियों का चुनाव करती है, किंतु पद ग्रहण करने से पूर्व उन्हें सभा की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। संघीय सभा यानी वहाँ की जो संसद है, संघीय सभा किसे कहते हैं, वहाँ की संसद को संघीय सभा कहते हैं। वो अपने में से ही ये 7 सदस्य चुनती है, लेकिन जैसे ही ये संघीय कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं वैसे ही इन्हें संसद की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। एक कैंटन में एक से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता। कैंटन तो आप जानते ही हैं, वहाँ के जो स्टेट हैं उनको क्या कहा जाता है, कैंटन कहा जाता है। तो एक जो कैंटन है वहाँ पर एक से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता, किंतु एक स्वस्थ परंपरा के अनुसार ज्यूरिश, बर्न और वार्ड के बड़े जो कैंटन हैं उनको अवश्य प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहाँ पर ये बड़े कैंटन हैं तो इनमें से ज़रूर राष्ट्रपति होना चाहिए। इनमें किसी राजनीतिक दल के 2 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सामान्यतः ऐसा हो गया है कि 4 सदस्य जर्मन भाषी प्रांतों से, 2 सदस्य फ्रेंच भाषी प्रांतों से और 1 सदस्य इटालियन भाषी प्रांतों से नियुक्त किया जाता है। यानी परंपरा के अनुसार ऐसा किया जाता है कि 2 सदस्य जहाँ जर्मन भाषी प्रांत, जहाँ ज़्यादातर जर्मन बोली जाती है, उन प्रांतों से ले जाते हैं, 2 फ्रेंच भाषी और 1 सदस्य जो होता है इटालियन भाषी प्रांत से ले जाते हैं। इस प्रकार इस कार्यपालिका के गठन में तीनों प्रमुख भाषाओं के प्रांतों व प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो इसका गठन यानी 7 सदस्य होते हैं। संघीय सभा यानी जो संसद होती है उसमें से 4 साल के लिए चुना जाता है। एक एक वर्ष करके ये वरिष्ठता के आधार पर बनते रहते हैं, यानी पहले 1 वर्ष के लिए जो सबसे वरिष्ठ उसको बनाया, अगले 1 वर्ष के लिए वो त्यागपत्र दे देगा और उसकी जगह दूसरे को राष्ट्रपति बना देता है। तो ये जो सातों होते हैं इनकी शक्तियाँ, उनके कार्य समान होते हैं, केवल औपचारिकता मात्र के लिए इनको 1-1 वर्ष के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है। दूसरा है कार्यकाल। ये जो परिषद है इसका कार्यकाल प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल से मेल खाता है, क्योंकि जब नई प्रतिनिधि सभा का गठन होता है तभी इसका गठन किया जाता है। यदि बीच में प्रतिनिधि सभा भंग हो जाए तो ये परिषद भी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है और नए चुनाव के बाद इसका नया गठन होता है। यदि बीच में कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय संसद के सत्र में शेष अवधि के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को चुनकर खाली स्थान भर दिया जाता है। और एक वहाँ पर स्वस्थ परंपरा हो चुकी है कि उन्हीं लोगों को बार बार चुन लिया जाता है जब तक कि कोई अपनी अनिच्छा व्यक्त ना करे। लोग विनम्र स्वभाव के व्यक्ति को पसंद करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का चुनाव हो सकता है जो अपने सार्वजनिक जीवन में अपनी विनम्रता का परिचय दे चुके हैं। और यही कारण है कि आमतौर पर 15 या 20 वर्षों तक वही लोग इस प्रतिनिधि सभा के सदस्य बनते रहते हैं। तो यानी जो जो नम्र स्वभाव के होते हैं ज़्यादातर वही बार बार संघीय सभा के जो मेंबर होते हैं वही उनको इसमें संघीय परिषद के सदस्य बना दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार से ज़्यादा कोई बन नहीं सकता। अगला है विभाग। संघीय सरकार का सारा काम 7 विभागों के पास है। राजनीतिक, गृह, न्याय व पुलिस, सेना, वित्त, उत्पाद शुल्क, लोक अर्थव्यवस्था, डाक व रेलवे, इस तरह से 7 विभाग बटे हुए हैं। परिषद का हर सदस्य अपने विभाग का अध्यक्ष तथा किसी अन्य विभाग का स्थानापन्न अध्यक्ष होता है। परिषद ही यह तय करती है कि विभागों के बीच कार्यों का वितरण किस प्रकार किया जाए। कभी कभी विभागों के अध्यक्षों में परिवर्तन हो सकता है। परिषद की बैठकें गुप्त होती हैं, लेकिन इसमें जो निर्णय होते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। समान मत की स्थिति को हटाने के लिए अध्यक्ष जो होता है अपना निर्णायक वोट दे सकता है। बैठक में कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी, यानी 7 में से यदि बैठक करनी है तो कम से कम 4 सदस्य उपस्थित होंगे तभी बैठक हो सकती है। नेक्स्ट है परिषद का अध्यक्ष। इससे पहले जैसे हम पढ़ चुके हैं कि संघीय परिषद का कोई अध्यक्ष नहीं है। ये क्या है, एक बहुल कार्यपालिका है। फिर भी कुछ औपचारिक कार्यों को करने के लिए 1 वर्ष के लिए किसी सदस्य को क्या कर दिया जाता है, परिषद का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और वो क्या काम करता है, वह राजदूतों की नियुक्ति करता है, विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, असाधारण स्थिति में संकट काल की घोषणा कर सकता है,
अमेरिकी राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह वह अपने मंत्रियों का चयन नहीं करता, न ही संघीय संसद के पास बिलों को रोक सकता है। इस तरह की पावर उसके पास नहीं होते, वो केवल नाम मात्र का ही अध्यक्ष होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी शक्तियाँ व कार्य। जो संघीय परिषद है, वहाँ की फेडरल काउंसिल है, उसकी व्यापक शक्तियाँ और कार्य हैं। सबसे पहले है, यह संघीय सरकार का कार्यपालिका अंग है, यानी जो सरकार होता है उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यह परिसंघ के संविधान या संघीय कानूनों के आदर्शों के अनुसार देश का प्रशासन चलाती है। यानी संघीय सभा जो कानून बनाती है, वहाँ की संसद जो कानून बनाती है, उनको देश में लागू करने यानी क्रियान्वित करने और उनके अनुसार देश में प्रशासन चलाने का कार्य कौन करती है? यही करती है। संघीय संसद के कैंटनों के संविधानों को जो भी प्रत्याभूतियाँ प्राप्त हैं, यह उन पर दृष्टि रखती है और किसी प्रांत के संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि परिसंघ के संविधान के प्रतिकूल हो, तो इन चीज़ों का भी ये ध्यान रखती है। संघीय न्यायालय के निर्णयों तथा कैंटनों के बीच में विवाद निपटान के लिए पंचायत निर्णयों एवं की गई जो संधियाँ हैं, उनके क्रियान्वयन पर भी ये ध्यान रखती है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। और उसके अलावा भी ये जैसे विदेश संबंधों को बनाए रखना, देश विदेशी हितों की सुरक्षा करती है, देश को बाहरी आक्रमणों से बचाती है, स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बनाए रखना, देश के अंदर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। दूसरा है विधायन के क्षेत्र में यदि हम देखें तो विधायन के क्षेत्र में संघीय परिषद बिलों या प्रस्तावों को तैयार करती है तथा उन्हें संघीय संसद में पेश करती है। यानी कानून या बिल का ढांचा तैयार करती है और संसद में उसे पेश करती है। यदि इस बारे में कैंटनों की सरकारें कोई सुझाव मांगे तो यह परिषद उन्हें प्रारंभिक सुझाव दे सकती है, योजनाएं भी बनाती है और उन योजनाओं को संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती है। इस प्रकार यह संघीय संसद के बिलों के मसौदे पेश करती है जो वहाँ के पास होने के बाद कानून बन जाते हैं। यदि कोई बिल संविधान में संशोधन करता है या अति महत्वपूर्ण है तो उसे लोक निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। जनमत संग्रह कराना भी इसी परिषद का महत्वपूर्ण कार्य है। कानून व अध्यादेशों का परीक्षण करती है और समस्त प्रशासन का निरीक्षण भी करती है। अगला है संघीय परिषद संघीय वित्त पर नियंत्रण रखती है, बजट तैयार करती है, सरकारी आय व्यय का ब्यौरा संघीय संसद में पेश करती है, देश में राजस्व की उगाही करती है तथा बजट द्वारा जो मान्य व्यय है उनका निरीक्षण भी संघीय परिषद करती है। इसके अलावा कुछ न्यायिक कृत्य भी करती है, न्यायिक कार्य भी करती है। क्या? यह सरकार के विभागों और संघीय रेलवे प्रशासन के खिलाफ लोगों की शिकायतें सुनती है। प्रांतीय सरकारें प्राथमिक स्कूलों में भेदभाव, व्यापार संबंधी संधियों, पेशों या आवास से जुड़ी समस्याओं, प्रांतीय चुनाव, सैनिक कर आदि के बारे में कोई निर्णय लेती है तो उनके खिलाफ संघीय परिषद में अपील की जा सकती है, जो ऐसे निर्णय को बरकरार रख सकती हैं या बदल सकती है, किंतु इनका निर्णय अंतिम नहीं है। इसके द्वारा जो दिए गए निर्णय उसे संघीय प्रशासनिक न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण यानी कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं। देश का प्रशासन करना, विधायन के क्षेत्र में भी इसे बिल तैयार करना, प्रस्ताव तैयार करना, उन्हें पेश करना, ये महत्वपूर्ण कार्य है इसका। वित्त संबंधी बजट वगैरह तैयार करना, देश में आय व्यय का ब्यौरा पेश करना संघीय संसद में करती है और न्यायिक कृत्य भी ये करती है। इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो अपन देख चुके हैं, ये एक बहुल कार्यपालिका है, मैंने बता चुकी हूँ आपको। और संघीय जो संसद होती है अपने संयुक्त सत्र में इन पार्षदों को, ये इन्हें पार्षद कहा जाता है, सातों को, इनको चुनती है। संघीय परिषद राष्ट्रीय कार्यपालिका है, किंतु ये संघीय संसद के नीचे आती है, यानी सर्वोच्च क्या है? संघीय संसद है। और ये मिश्रित स्विस कार्यपालिका जो है वो अमेरिकी और ब्रिटिश व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप लिए हुए हैं और ये एक गैर दलीय संगठन है, यानी किसी दलीय कट्टरता के लिए, किसी दल के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो ये है स्विट्जरलैंड की संघीय
कार्यपालिका, फेडरल एग्जीक्यूटिव पढ़ी हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वहाँ की फेडरल पार्लियामेंट यानी संघीय संसद को देखेंगे। धन्यवाद।